Hi everybody, welcome to part 2 of this video on the chapter of laws of motion. The 16th question of this chapter is, the coefficient of static friction between two blocks is 0.5 and the table is smooth. The maximum horizontal force that can be applied to move the blocks together is. So students, यहाँ पे diagram में आप देख सकते हो that there is friction between 1 kg and 2 kg block and there is no friction between 2 kg and the table. गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट विल फॉर्म एन इक्वेशन फॉर द 1 kg ब्लॉक. गाइस 1 kg ब्लॉक के ऊपर देर इज ओनली वन फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg. गाइस इस फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू 1g. देयरफॉर आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी म्यू इंटू 1g इज इक्वल टू 1 इंटू ए. गाइस हमें पता है दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए हमने 1 kg के ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन बना दिया है म्यू इंटू 1g इज इक्वल टू 1 इंटू ए. गाइस इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी द सेम फॉर 2 kg ब्लॉक एज वेल. गाइस क्योंकि दोनों ब्लॉक्स साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन यही होगा जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया है. उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन हम बना देंगे पूरे सिस्टम के लिए. गाइस द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द एंटायर सिस्टम विल बी एफ एंड वी नो दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. इसीलिए स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 3 इंटू ए. गाइस टोटल मास 3 kg है, इसीलिए इक्वेशन बनता है एफ इज इक्वल टू 3 इंटू ए. अब गाइस फर्स्ट इक्वेशन से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इससे हमें f की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो द फर्स्ट इक्वेशन इज म्यू एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश ए. गाइस यहाँ एम डैश 1 kg का मास था. गाइस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था देर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 kg मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन के फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम डैश जी एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब एम डैश इंटू ए. सो गैस इसको सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन विल बी फॉर द एंटायर सिस्टम. गैस एंटायर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली एफ एंड हमें पता है दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. इसीलिए स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन हो जाता है एफ इज इक्वल टू 3 इंटू ए और गैस यहाँ ए की वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the 17th question of this chapter is, a body of mass 1 kg rests on a horizontal floor with which it has coefficient of static friction as 1 by root 3. It is desired to make the body move by applying minimum possible force F Newton. What is the value of F? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ दैट द फोर्स F इज़ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो गैस यहाँ पे हमें फोर्स F को एक एंगल पे लगाना होगा एंड उसके बाद हमें इस फोर्स के दो कंपोनेंट लेने होंगे. गैस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा F cos थीटा उसके वजह से बॉडी मूव करेगा एंड गैस इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा वो नॉर्मल फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगा जिससे कि फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो फोर्स F इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा. गाइस इस फोर्स F का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा इट विल बी यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन. इसीलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. गाइस इस F का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी F sin थीटा. इसके अलावा स्टूडेंट्स देर विल बी नॉर्मल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये नॉर्मल फोर्स और F sin थीटा मिलके ग्रेविटी यानी कि mg को बैलेंस करेंगे. देयरफॉर गाइस द सेकेंड इक्वेशन विल बी प्लस n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg. अब गाइस ये दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो. In the first equation, the horizontal component of F is going to overcome friction
therefore the equation is f cos theta is equal to mu into n. और गाइस सेकेंड इक्वेशन में हम वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे. नॉर्मल फोर्स एंड एफ साइन थीटा आर बोथ इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटी एम जी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसीलिए सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा प्लस एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी. गाइस इससे आपको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन. इससे गाइस आपको एफ का आंसर आ जाएगा as f is equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब आपके फोर्स की मिनिमम वैल्यू आएगी. एंड गाइस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर. सो गाइस जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब ये ओवरऑल वैल्यू मिनिमम आ जाएगी एंड देयरफॉर एफ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट्स हम म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एज 1/√3 एंड इससे हमें फोर्स का आंसर आ जाएगा एज 5 न्यूटन. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 18th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज an inclined plane is bent in such a way that the vertical cross section is given by y is equal to x square by 4, where y is in vertical and x is in horizontal direction. If the upper surface of the curved plane is rough with coefficient of friction mu equal to 0.5, then the maximum height in centimeter at which the stationary block will not slip downward is. So students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल कंसेप्ट यूज़ करना होगा that mg sin theta will become equal to mu mg cos theta. Students, when the object just starts to slip, आपका जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है it will just balance frictional force. Guys, ग्रेविटी का कंपोनेंट along the inclined plane होता है mg sin theta and guys फ्रिक्शन का फोर्स on the inclined plane होता है mu mg cos theta. इसीलिए स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा mg sin theta is equal to mu mg cos theta. गाइस इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा. स्टूडेंट्स वंस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, उसके बाद हमें सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है दैट द स्लोप ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन विल बी इक्वल टू tan थीटा एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू dy/dx. अब गाइस उन्होंने हमें y का इक्वेशन दिया है, उसका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx वही स्लोप ऑफ इंक्लाइन प्लेन होगा एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा. सो गाइस इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो इट हैज़ बिन रिटन दैट म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. गाइस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप ग्रेविटी का कंपोनेंट विल बैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स. इसीलिए गाइस इक्वेशन बन जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. गाइस दोनों तरफ mg विल कैंसल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम tan थीटा एंड गाइस इसी से आपको इक्वेशन मिलेगा tan थीटा इक्वल टू म्यू. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता है दैट स्लोप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विल बी tan थीटा and this will also be equal to dy/dx. अब गाइस उन्होंने y का इक्वेशन दिया था as x square by 4 एंड इसका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx इट विल बी इक्वल टू 2x by 4. सो गाइस हमें इक्वेशन मिल चुका है tan थीटा इज इक्वल टू 2x by 4 विच मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू x by 2. अब गाइस हमें tan थीटा के जगह म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एज 0.5 एंड इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 1 मीटर. Guys, once we find the value of x, we'll also find the value of y by using the main equation y is equal to x square by 4. So guys, इससे हमारे y का आंसर आ जाता है 0.25 meters which is equal to 25 centimeter. So guys, this 25 centimeter is the maximum height of the object where it will not slip downwards. So this is the answer for this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students. The 19th question of this chapter is the easiest question so far. The question is,
The coefficient of static friction between a wooden block of mass 0.5 kg and a vertical rough wall is 0.2. The magnitude of horizontal force that should be applied to the block to keep it adhere to the wall will be dash newtons. So students, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल कंसेप्ट यूज करना है that the friction between the vertical wall and block will balance gravity. अब गाइस फ्रिक्शन का फोर्स होता है म्यू इंटू एन और इसको यूज करके हमें ग्रेविटी को बैलेंस करना है एंड देयरफॉर आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी. अब गाइस यहाँ एन होता है नॉर्मल फोर्स एंड इट विल बिकम इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक. इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन हो जाएगा म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी. इसमें गाइस उन्होंने हमें म्यू एंड एम दोनों का वैल्यू दिया है. वंस वी सब्स्टिट्यूट विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ. So this is the concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, जैसा कि आप यहाँ observe कर सकते हो, the horizontal force F is applied towards right and therefore wall will apply a reverse normal force towards left. इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे normal force will become equal to horizontal force F जो आप नीचे के डायग्राम में भी देख सकते हो. इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रिक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हैज़ टू प्रिवेंट दिस ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग डाउन. तो ऐसे केस में फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा वो एम जी को बैलेंस करेगा एंड देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बी म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी. अब गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एंड देयरफॉर आवर इक्वेशन विल बिकम म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी. अब गैस हम म्यू के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज 0.2 एंड गैस मास से 0.5 kg एंड g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फोर्स मिल जाएगा एज इक्वल टू 25 न्यूटन्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 20th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज सुपर अमेजिंग. द क्वेश्चन इज a small block starts slipping down from point B on an inclined plane AB which is making an angle theta with the horizontal. Section BC is smooth and the remaining section AC is rough with coefficient of friction as mu. It is found that block comes to rest as it reaches the bottom point A of this inclined plane. If BC is equal to 2AC, the coefficient of friction is given by mu is equal to K tan theta. Find the value of K. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट यूज करना होगा. गाइस, द वर्क डन बाय ग्रेविटी कंपोनेंट इन टेकिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम बी टू ए विल बी लॉस्ट एज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वाइल दिस ब्लॉक इज गोइंग फ्रॉम सी टू ए. इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो भी एनर्जी में गेन होगा वाइल दिस ब्लॉक इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए, दैट एंटायर एनर्जी विल बी लॉस्ट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन दिस ब्लॉक इज गोइंग फ्रॉम सी टू ए. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है उसका टोटल वर्क डन होगा एम जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस बी ए. एंड गाइस, जो हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं उसका वैल्यू होगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस सी ए. तो गाइस, आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जब हम ग्रेविटी के कंपोनेंट का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम टोटल डिस्टेंस बी ए यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस एम जी साइन थीटा is acting in the entire duration of this motion which is the distance BA. And guys, यहाँ पे जो friction है it is only acting on section CA and इसीलिए friction का जो work done है it will be mu mg cos theta into distance CA. Guys, हमें इन दोनों equations को equate करना है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, यहाँ पे आप first sentence में observe कर सकते हो that work done by component of weight down the plane is dissipated in doing work against friction. Guys, यहाँ पे work done by gravity होगा mg sin theta into total distance AB and guys work done against friction होगा mu mg cos theta into distance AC जहाँ पे friction act कर रहा है. Guys, हमें इन दोनों equations को equate करना है and इससे हमें आंसर मिल जाएगा mu is equal to 3 tan theta. गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इन प्लेस ऑफ ए बी वी आर यूजिंग 3 टाइम्स ए सी जो कि क्वेश्चन में गिवन है. सो गाइज, इससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी एज इक्वल टू 3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, the 21st question of this chapter is
A block starts moving up an inclined plane of inclination 30 degrees with an initial velocity of v naught. It comes back to its initial position with velocity v naught by 2. The value of coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to L by 1000. What is the value of L? Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to use the concept that when the block moves up an inclined plane, both gravity and friction will act in the downward direction. इसका मतलब स्टूडेंट्स, when block is moving up an inclined plane, the acceleration of the block in the downward direction will become equal to g sin theta plus mu g cos theta. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं that when block is moving up an inclined plane, it will have an acceleration in the downward direction and this value will be equal to g sin theta plus mu g cos theta. Guys जब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दोनों इस ब्लॉक को अपोज करेंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स, व्हेन ब्लॉक इज कमिंग बैक डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ऐसे केस में ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स. So guys, in this case, acceleration of the block will be equal to g sin theta minus mu g cos theta in the downward direction. So guys, in simple words, when block is moving upwards, its acceleration in the downward direction will be g sin theta plus mu g cos theta. And guys, when block is moving downwards, its acceleration in the downward direction will be g sin theta minus mu g cos theta. तो guys, हमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है. And apart from this, we'll have to use the equation of kinematics. V square is equal to u square plus 2as. तो guys, इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, when the block is moving in the upward direction, its net acceleration in the downward direction will be g sin theta plus mu g cos theta. Guys, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. When the block is moving up an inclined plane, both gravity and friction will act in the downward direction. इसका मतलब स्टूडेंट्स, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेम होगा एंड इसीलिए गाइस इन दोनों को ऐड करके आपको नेट एक्सेलरेशन मिल जाता है. गाइस, वंस यू फाइंड नेट एक्सेलरेशन, आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करना है. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इस केस में गाइस जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज़ v नॉट and guys final velocity will be 0 because the block will come to rest when it reaches maximum height on the inclined plane. Guys, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको s की वैल्यू मिल जाएगी and this will be equal to v naught square divided by 2 into inside the bracket 5 plus 5 root 3 mu. इसके बाद स्टूडेंट्स, when the block is moving down the inclined plane, उसका net acceleration in the downward direction will be g sin theta minus mu g cos theta. Guys, इसका भी बहुत सिंपल लॉजिक है. स्टूडेंट्स, when the block is moving down the inclined plane, in this case gravity will be acting downwards and friction will be acting upwards. तो इस केस में गाइस ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इसीलिए एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में देयर इज सब्सट्रैक्शन इन बिटवीन. तो गाइस यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी एज 5 माइनस 5 रूट 3 म्यू. इसके बाद स्टूडेंट्स हम फिर से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करेंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. गाइस, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 बिकॉज द ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड गाइस यहाँ फाइनल वेलोसिटी विल बी v नॉट बाई 2 जो कि क्वेश्चन में दिया है. गाइस, अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको s का आंसर मिल जाएगा एज v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 into inside the bracket 5 minus 5 root 3 mu. अब गाइस, जो फर्स्ट केस में s का वैल्यू आया था एंड जो सेकेंड केस में s का वैल्यू आया है, ये दोनों सेम होंगे बिकॉज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. गाइस, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो इससे हमें म्यू का आंसर आ जाएगा एस रूट 3 बाय 5. गाइस, दिस वैल्यू ऑफ रूट 3 बाय 5 इज इक्वल टू 0.346 एंड देयरफॉर अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो आपको L का वैल्यू आ जाएगा एज इक्वल टू 346. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, द 22nd क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल डिच ऑफ रेडियस 1 meter. It crawls up the ditch but starts slipping after it is at height h from the bottom.
If the coefficient of friction between the ground and insect is 0.75, then height h is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन विल हैव टू यूज द कंसेप्ट दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लिप when mg sin theta becomes equal to mu mg cos theta. Guys, जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है along the incline, it will be mg sin theta, and guys friction which will oppose this gravity will be mu mg cos theta. तो guys, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, इंसेक्ट विल जस्ट स्टार्ट टू स्लिप. सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड दिस ऑलवेज कम्स आउट एज इक्वल टू म्यू. गैस, एक बार आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो आप cos थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. एंड उसके बाद स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हो दैट हाइट h ऑफ द इंसेक्ट विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा. गैस, टोटल वर्टिकल रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज r, एंड गैस जब आप इसमें से r cos थीटा सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी. सो h विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा. So this is the main concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, आप यहाँ observe कर सकते हो that insect will start to slip when mg sin theta becomes equal to mu mg cos theta. इस equation को use करके you will obtain tan theta as equal to mu, and guys mu का value has been given as 3/4. Students, आपको tan theta equal to 3/4 मिल जाएगा, and using this we can draw a triangle जिसमें थीटा के अपोजिट साइड विल बी 3 एंड एडजेसेंट साइड विल बी 4. गाइस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस विल बिकम 5 एंड देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 4/5. गाइस, एक बार आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद आपके लिए हाइट निकालना बहुत आसान है. गाइस, मैक्सिमम हाइट ऑफ इंसेक्ट विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा. गाइस, cos थीटा की वैल्यू 4/5 सब्स्टिट्यूट करनी है एंड इससे आपको आंसर मिल जाएगा h इज इक्वल टू r/5, एंड बिकॉज रेडियस इज 1 मीटर, हाइट विल बिकम इक्वल टू 1/5 मीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर. गाइस, आप यहाँ डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो दैट टोटल वर्टिकल डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, एंड गाइस यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाया है उसका वर्टिकल साइड विल बी r cos थीटा. इसीलिए स्टूडेंट्स, जब आप r माइनस r cos थीटा करोगे तो आपको हाइट ऑफ इंसेक्ट मिल जाएगा. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 23rd question of this chapter is, a particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of length L. The particle moves in a horizontal circle of radius r such that r is equal to L by root 2. The speed of particle will be. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to use the concept दैट जो पार्टिकल है वो जिस रोप से कनेक्टेड है उस रोप के अंदर जो टेंशन होगा उस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट विल बैलेंस ग्रेविटी, एंड उस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द रीजन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो गैस, उस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mg, एंड गैस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mv²/r. तो ये दो इक्वेशंस यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो दैट रोप के अंदर जो टेंशन है इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स. गाइस, इस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट विल बी t cos थीटा एंड इट विल बैलेंस ग्रेविटी. एंड स्टूडेंट्स, इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट विल बिकम t sin थीटा, एंड दिस विल बी द रीजन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो गैस, t sin थीटा विल बिकम इक्वल टू mv²/r. सो गैस, आप यहाँ देख सकते हो दैट द 2 इक्वेशंस हैव बीन रिटन. टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा विल बैलेंस ग्रेविटी mg, एंड टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv²/r. गैस, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा tan थीटा एज इक्वल टू v²/rg. ऑन रीअरेंजिंग आपको आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू √rg tan थीटा. अब वैसे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे. गाइस, इन दिस डायग्राम sin थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. सो sin थीटा विल बी इक्वल टू L by root 2 डिवाइडेड बाय L. Therefore sin थीटा विल बी इक्वल टू 1 by root 2 एंड हेंस थीटा इज 45 डिग्रीज. फिर गाइस, tan ऑफ 45 डिग्रीज 1 होता है, एंड देयरफॉर
velocity of this particle will come out as equal to under root of rg tan 45, which is equal to under root of rg. So with this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 24th question of this chapter is, a modern Grand Prix racing car of mass m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with a speed v. If the coefficient of static friction between the tires and the track is mu s, then the magnitude of negative lift FL acting downwards on the car is. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है that car is able to take turn here only because of friction. इसका मतलब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड देयरफॉर आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. गाइस, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड उसके बाद स्टूडेंट्स डाउनवर्ड लिफ्ट ऑन द कार विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एन. गाइस, एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा एंड नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, एंड देयरफॉर टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी एम जी माइनस एन. So this is the main concept of this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes, students, since it's a flat track, there is no banking of road and therefore centripetal force in this case is only because of friction. Therefore, our first equation is force due to friction mu s into n is equal to mv square by r. Guys, इस equation को rearrange करके you can find the value of n as equal to mv square upon mu s into r. इसके बाद स्टूडेंट्स टोटल डाउनवर्ड लिफ्ट एफ एल विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एन. गैस, ग्रेविटी एम जी विल बी डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल फोर्स विल बी अपवर्ड्स. देयरफॉर टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एन. गैस, हम एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एज एम वी स्क्वायर बाय म्यू एस इंटू आर एंड इसके बाद स्टूडेंट्स वी विल टेक एम एज कॉमन. सो आवर आंसर विल बिकम एफ एल इज इक्वल टू m into inside the bracket g minus v square by mu s into r. अब स्टूडेंट्स, दिस फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी नेगेटिव. तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो आप ब्रैकेट को रिवर्स कर सकते हो एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर एज पर द ऑप्शंस विल बी m into inside the bracket v square by mu s into r minus g. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students. The 25th question of this chapter is, statement 1 is given as, a cyclist is moving on an unbanked road with a speed of 7 km per hour and takes a sharp circular turn along a path of radius of 2 meter without reducing the speed. The static friction coefficient is 0.2. The cyclist will not slip and pass the curve. Statement 2 is given as, if the road is banked at an angle of 45 degrees, cyclist can cross the curve of 2 meter radius with a speed of 18.5 km per hour without slipping. Students, यहाँ पे हमें बहुत beautiful formulas use करने हैं of banking of road and friction. Students, when there is only friction, the maximum velocity with which a cyclist can take a turn is given by V max is equal to under root of mu rg. Students, ये formula हमें तब use करना है when there is no banking of road. Maximum velocity is equal to under root of mu rg. लेकिन स्टूडेंट्स, when there is banking of road by angle theta, in that case maximum velocity becomes equal to under root of gr into inside the bracket tan theta plus mu whole divided by 1 minus mu tan theta. Guys, this is the maximum velocity that is allowed for a cyclist to take turn on a banked road. Similarly, guys, there is also a minimum velocity that is required while taking a turn on a banked road. This minimum velocity is equal to under root of gr into inside the bracket tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. So guys, in total हमें यहाँ 3 formulas use करने हैं. When there is only friction, maximum velocity is equal to under root of mu rg. Guys, when there is banking of road and friction, maximum velocity is equal to under root of gr into inside the bracket tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. And students, when there is banking of road and friction, minimum velocity is equal to under root of gr into inside the bracket tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta.
सो इन तीन फॉर्मूलाज को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, when there is no friction, the maximum velocity so that the cyclist does not slip is equal to under root of mu rg. After substituting the values, we get this maximum velocity as 2 meter per second. Moving ahead, in this case, the speed of cyclist is given as 7 kilometer per hour, and now we'll convert this into meter per second by multiplying by 5 by 18. This value comes out as 1.94 meter per second. तो guys आप यहाँ देख सकते हो that the speed of cyclist is less than the maximum velocity, and therefore we can safely say that the cyclist does not slip. So this completes part 1 of this question. Moving ahead to the second part, guys, when there is banking of road along with friction, in this case maximum velocity becomes equal to under root of gr into inside the bracket tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta. And guys, in this case, there is also a minimum velocity so that the cyclist does not slip inwards. This minimum velocity is equal to under root of gr into inside the bracket tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta. Now students, again we'll substitute the values, and with this we get the answer as maximum velocity is equal to 5.47 meter per second and minimum velocity as equal to 3.65 meter per second. Now guys, in this case, the speed of cyclist has been given as 18.5 km per hour, and now we'll again convert this into meter per second, and the answer comes out as 5.13 meter per second. Now guys, in this case, you can observe that the speed of cyclist is more than minimum velocity and it is less than maximum velocity. And therefore guys, even in this case, cyclist does not slip. So with this, we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, the 26th question of this chapter is, a particle is moving with uniform speed along the circumference of a circle of radius r under the action of a central fictitious force F, which is inversely proportional to r cube. The time period of revolution will be given by. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to use two equations. Guys, हमें ऑलरेडी पता है that centripetal force is equal to mv square by r. लेकिन गाइस आप इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एक अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो. सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो गाइस इस क्वेश्चन में वी विल यूज दिस फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. गाइस हम ये वाला फॉर्मूला इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड. दिस रिलेशन इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. So guys, these are the two equations that we will use in this question. Let's observe this in the solution in the next slide. Yes students, तो आप यहाँ observe कर सकते हो that centripetal force has been written as mr omega square and this is proportional to 1 upon r cube. So guys, यहाँ पे left side में जो r है उसको हम right side में divide कर देंगे and therefore you will obtain omega square is proportional to 1 upon r raised to 4. This will give us the equation as omega is proportional to 1 upon r square. अब guys हमें पता है that omega is also equal to 2 pi by time period and this will be proportional to 1 upon r square. तो guys आप यहाँ देख सकते हो that on the left hand side time period is in denominator and on the right hand side r square is in denominator. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं that time period will be directly proportional to r square. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next slide. Yes students, so this is the last question in part 2 of this video on the chapter of laws of motion. The question is, a smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on this wire. When the circle is rotating with angular speed omega above the vertical diameter AB as shown in the figure, the bead is at rest with respect to the circular ring at point P as shown. What is the value of omega square? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये समझना ज़रूरी है दैट बीड इज एक्चुअली हैविंग सर्कुलर मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो गाइस व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस सर्कुलर मोशन? द सिंपल आंसर इज नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सर्कुलर वायर ऑन दिस बीड. सो गाइस जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा ऑन बीड, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज द रीजन फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बीड. तो
तो ये कंसेप्ट हमें यूज करना है इन दिस क्वेश्चन. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, द नॉर्मल फोर्स ऑफ द सर्कुलर वायर ऑन दिस बीड विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. गाइस, इस नॉर्मल फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी n cos थीटा एंड दिस विल बैलेंस ग्रेविटी mg. एंड ऑल्सो गाइस, इस नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n sin थीटा, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस बीड. गाइस, हमें पता है दैट बीड इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड इसका रीजन होगा n sin थीटा. अब गाइस, हमें पता है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर. लेकिन गाइस, इस केस में रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी r/2. गाइस, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो दैट बीड इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो रेडियस है इट इज r/2. इसीलिए स्टूडेंट्स हमें ध्यान से इक्वेशन लिखना होगा. n sin थीटा विल बिकम इक्वल टू m इंटू r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो गाइस, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये नॉर्मल फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है n cos थीटा वो ग्रेविटी को बैलेंस करेगा एंड देयरफॉर आवर फर्स्ट इक्वेशन इज n cos थीटा इज इक्वल टू mg. एंड गाइस, ये नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा दैट विल बी आवर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देयरफॉर आवर सेकंड इक्वेशन विल बिकम n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. गाइस, यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r/2 लिया है बिकॉज बीड इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और उस हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस इज r/2. अब गाइस, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे एंड इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g. इसके बाद स्टूडेंट्स हमें इस डायग्राम में से बस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. गाइस, आप यहाँ देख सकते हो दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एंड गाइस, यहाँ थीटा का अपोजिट साइड इज r/2 एंड गाइस एडजेसेंट साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो एज अंडर रूट ऑफ r² माइनस r/2 होल स्क्वायर. गाइस, यहाँ पे सॉल्विंग करने के बाद आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एज 1/√3 विच मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज. अब गाइस, यहाँ पे बस आपको tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एज 1/√3 एंड गाइस इससे आपको ओमेगा स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा and this answer comes out as 2g upon √3r. So with this we have completed this question and I hope you had a lot of fun in this video as well. Till then, stay happy and keep smiling. I will see you in the next video.